Due to some technical glitch, the voice was not recorded when we were doing measurement scale of variable. So I am completing it in this video. So we had discussed ratio scale and interval scale. Let me draw it again. So we have like 4 measures. Of scale of variable. Of scales of variables. So the most important was the ratio scale. Then we had interval scale. Third one is ordinal scale. And fourth one was nominal scale. So रेशियो स्केल हो चुका था, इंटरवल स्केल हो चुका था, ऑर्डिनल हमें करना है। रेशियो स्केल के जो 4 फीचर्स हैं वो हमें देखने हैं कि कौन कौन से फीचर किस स्केल में अवेलेबल हैं। सो पहला वाज रेशियो, then we have distance, we have natural ordering, and comparison. सो इन ऑर्डिनल स्केल हमने ये वर्ड सुना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्पेशली जब हमने बात की थी यूटिलिटी की। सो यूटिलिटी हमारी 2 टाइप से डिटरमाइन होती हैं, 2 टाइप होते हैं यूटिलिटी के, एक कार्डिनल यूटिलिटी और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी है जब एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करता है और उससे जो यूटिलिटी उसको मिल रही है वो उसको नंबर में डिफ़ाइन करता है। तो जो यूटिलिटी हम नंबर में डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी, और जो यूटिलिटी हम नंबर में नहीं डिफ़ाइन कर सकते उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। नंबर में ना डिफ़ाइन करके हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को डिफ़ाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंक। तो यहाँ पे जो वर्ड है ऑर्डिनल वो सेम ही कॉन्सेप्ट है। ऑर्डिनल स्केल का मतलब है यहाँ पे वो वेरिएबल्स जहाँ पे आप स्ट्रिक्टली क्या करोगे, ऑर्डरिंग करोगे। जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, जैसे कि ABC ग्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑर्डिनल स्केल में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ऑर्डरिंग होती है। नेचुरल ऑर्डरिंग का मतलब यहाँ पे है कि आप ऑर्डर करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। जैसे कि हमें पता है A ग्रेड B से ज़्यादा बेटर है, B C से ज़्यादा बेटर है, तो दिस इज़ ऑर्डरिंग। बट हमें ये नहीं पता कि A में कितने मार्क्स हैं, B में कितने मार्क्स हैं या कितनी परसेंटेज होंगी, वो हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली। सो दिस इज़ ग्रेडिंग सिस्टम। ऑर्डिनल स्केल में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ऑर्डरिंग फॉलो करते हैं। बाकी ना तो वो रेशियो का कोई मीनिंग बनता है उसमें, A/B कर दें अगर हम ग्रेड में A/B, क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। डिस्टेंस, 2 ग्रेड के बीच का डिस्टेंस क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। हमें क्या पता 2 ग्रेड के बीच में कितना डिस्टेंस है एक्चुअल में, तो ये हम नहीं बता सकते और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है निकालने का। कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन हम कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं किया जा सकता कि किसके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं। बस हम यहाँ पे नेचुरल ऑर्डरिंग कर सकते हैं कि A जो है वो बेटर है B से, B बेटर है C से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि A के ज़्यादा मार्क्स हैं B के ज़्यादा मार्क्स हैं। ये हम अपने ग्रेडिंग सिस्टम में क्योंकि डिफाइंड है तो थोड़ा बहुत ही लॉजिकल कम लग रहा होगा, बट एक्चुअल में अगर आपको ना बताया जाए कि ये इसमें एग्जैक्ट कितने नंबर हैं, आपको सिर्फ ये पता होता है ना कि 0 से 9 के बीच में जो भी ग्रेडिंग है वहाँ A आ रहा है, वो जैसे कि मार्क्स अगर आपकी ग्रेडिंग जो है वो 9 वाली स्केल में है तो आपके 8 से 9 के बीच में क्या आता है, A आता है। इस तरीके से चलता है। या फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम 0 से 10 है तो उस हिसाब से चलता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप उस ब्रैकेट के अंदर किस नंबर पे लाए कर रहे हो। तो ग्रेडिंग सिस्टम आपको सिर्फ ऑर्डरिंग बता सकता है, तो ये सिर्फ नेचुरल ऑर्डरिंग फॉलो करता है। अब लास्ट है हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में ये चारों ही आपकी जो भी आपके रेशियो स्केल में चारों फीचर्स हैं, ये कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये जो है यहाँ पे
आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव नेचर के। क्वालिटेटिव का मतलब है ऐसे वेरिएबल जिनको हम नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी क्वालिटी को ही बताया जा सकता है। जैसे कि सपोज करो जेंडर, जेंडर को नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते हम। जेंडर के सिर्फ टाइप्स हो सकते हैं कि भाई जेंडर में हम 2 टाइप ले रहे हैं, मेल फीमेल, दैट्स इट। तो ये एक क्वालिटी बता रहे हैं हम उस वेरिएबल की। जेंडर हो गया आपका, मैरिटल स्टेटस हो गया। तो ये सारे जो भी आपके इस टाइप के वेरिएबल्स होंगे, दीज आर नॉमिनल स्केल। तो ये वेरिएबल्स आपको हेल्प कहाँ करेंगे, एक तो ये आपको हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे और वेरिएबल देखेंगे कि क्या वेरिएबल आ रहा है, उसको ये स्केल कर पाना कि भाई ये रेशो स्केल में इंटरवल में आएगा, ऑर्डिनल में आएगा या नॉमिनल में आएगा। लेकिन इसका जो रोल है सबसे ज़्यादा आपके वाइवा या फिर प्रैक्टिकल में आता है। प्रैक्टिकल में यूज़ इसका बहुत ज़्यादा है। क्यों, जब आप प्रैक्टिकल में अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं तो आपको बताना होता है कि आपका वेरिएबल जो है उसका स्केल क्या है, वो किस स्केल का वेरिएबल है, रेशियो स्केल है, इंटरवल स्केल है। जैसे कि आप अपने डेटा में सपोज करो एक वेरिएबल ऐड कर रहे हो जेंडर, तो आपको पता है जेंडर जो है वो क्या है, वो रेशियो स्केल तो नहीं है, इंटरवल स्केल भी नहीं है, ऑर्डिनल भी नहीं है। तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो कि जेंडर जो है मेरा वो नॉमिनल स्केल है। जेंडर के साथ आप लिख रहे हो इनकम, इनकम पूछा जाएगा तो इनकम कौन सा स्केल है, ऑर्डिनल तो नहीं है, इंटरवल भी नहीं है, रेशियो स्केल है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरवल वाले में टाइम दे दिया तो वो इंटरवल स्केल हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट वेरिएबल्स को वहाँ पे स्पेसेस में बेसिकली आपको बताना होता है कि कौन सा आपका वेरिएबल किस स्केल के अंडर आएगा। अगर आप वहाँ उसको गलत डिफाइन करते हैं तो आपके रिजल्ट्स गलत आते हैं। इसीलिए ये जानना ज़रूरी था कि आपका वेरिएबल जो है वो किन कैटेगरीज में डिफाइंड है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेसिकली अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है इकोनोमेट्रिक्स का, आपको बेसिकली ये समझना है कि हम इकोनोमेट्रिक्स में करने क्या वाले हैं, क्यों करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये एक समझ आ गया, फर्स्ट डे अगर आपको ये समझ आ गया, तो इकोनोमेट्रिक्स ऑटोमेटिकली आपके लिए ईजी हो जाएगी। ईजी क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम पूरी बुक में यही सब करने वाले हैं। इसमें हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी। आप कोई भी इकोनॉमिकल थ्योरी ले लीजिए और उसकी स्टेटमेंट आप बना दो, तो वो सबसे पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप है स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी। आपकी जो भी थ्योरी है उसको आप मैथ्स के मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, मैथ्स के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। थर्ड है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल। थर्ड नंबर पे आप इकोनोमेट्रिकल मॉडल बनाएंगे। पहले मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, उसके बाद उसको आप इकोनोमेट्रिक मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप होगा ऑब्टेनिंग रिक्विजिट डेटा। जिस आपको डेटा की ज़रूरत है आप वो डेटा क्या करेंगे, आप वो डेटा कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू द वेरिएबल्स दैट यू आर यूजिंग। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स। एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल।
Next step will be testing of hypothesis. Testing of hypothesis. I am assuming कि सबको hypothesis वर्ड का मीनिंग पता होगा, सबने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा hypothesis क्या होती है. Then forecasting, या जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, prediction. And the last step, that is interpretation. Interpretation of results. अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेग सा एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने क्या किया, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं. लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी है. हमने क्या किया, इकोनॉमिक थ्योरी से हमने निकाला कि देयर इज़ अ थ्योरी कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, जो कि क्या कहता है, देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, हमें ये थ्योरी से पता चल गया कि दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि हमें लॉ ऑफ डिमांड दे रहे हैं. अब लॉ ऑफ डिमांड पता चला कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल. अब इसके बाद हमने क्या किया, इसी थ्योरी को हमने एक मैथमेटिकल मॉडल में प्रेजेंट कर दिया. मैथमेटिकल मॉडल में हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, QX इज इक्वल टू A माइनस BP, ये लिख दिया. ये मैथमेटिकल मॉडल हो गया. उसके बाद हमने क्या किया, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल. अब इसी को इकोनोमेट्रिक मॉडल में कन्वर्ट करना है. इकोनोमेट्रिक मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा इसके साथ एक एरर टर्म को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है, मैथमेटिकल थ्योरी, वो ये कह रही है कि एक प्रोडक्ट है QX, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिपेंड करती है प्राइस पे. लेकिन अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी को सिर्फ प्राइस इम्पैक्ट करेगा. प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, वो भी तो कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट करेंगे. और जब वो इम्पैक्ट करेंगे तो हम उनको मॉडल में इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं. या तो उसको मॉडल में इंक्लूड किया जाए, या फिर क्या किया जाए, उसको एरर टर्म में ले लिया जाए, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी के ऊपर. तो ये इसीलिए हम इसको इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग बोलते हैं, क्योंकि इकोनोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, हम एरर टर्म या जो भी XYZ चीज़ें आपके वेरिएबल को, स्पेशली डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करेंगी, वो भी हमें मॉडल में इससे पता चल जाता है कि भाई दिस इज़ द वेरिएबल जो कि ये स्टडी कर रहा है कि प्राइस के अलावा और जो चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट UI से पता चलेगा. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कि चलो हमने थ्योरी में देख लिया, ये मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, इकोनोमेट्रिक मॉडल बना लिया. अब क्या, अब अगर मुझे प्रूफ करना है, आई हैव टू गिव द प्रूफ टू द पीपल. और प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए. तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम QX और PX का डेटा निकालेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे मार्केट में जाके डिफरेंट जगह कि भाई प्राइस इतना था तो उस टाइम पे लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी. हम डेटा कलेक्ट करेंगे. डेटा कलेक्ट करने के बाद हम एस्टिमेट करेंगे पैरामीटर्स को. अब पैरामीटर क्या है यहाँ पे आपके जो पैरामीटर्स हैं वो हैं A और B. इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स. वेरिएबल के अलावा जो भी चीज़ मॉडल में आपके वेरिएबल्स के अलावा जो भी फैक्टर्स दिए हुए हैं, दैट इज़ पैरामीटर्स. इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, और ये है स्लोप कोफिशिएंट. दिस इज B इज स्लोप कोफिशिएंट. तो ये भी तो पता होने चाहिए हमें. ये नहीं पता होंगे तो हम मॉडल कैसे डिटरमाइन करेंगे. उसके बाद हमारा पॉइंट आता है टेस्टिंग का. टेस्टिंग का क्या है, ये कह रहे हैं व्हाट इज दिस A शोइंग हियर, कि अगर प्राइस 0 भी है तो भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, दैट इज ए. और प्राइस पे क्वांटिटी कितना डिपेंड कर रही है, इस चीज़ को बताने का काम B कर रहा है, कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या है वो B कर रहा है. सो B और A हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा. तो इसी को चेक करने के लिए हम हाइपोथेसिस पे टेस्ट करते हैं. हाइपोथेसिस में हम ये चेक करेंगे कि ये जो B है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है. इट मीन्स इस B का इम्पैक्ट इस पे आ रहा है नहीं आ रहा. अगर B बहुत ज़्यादा है तो हमें पता है प्राइस का जो चेंज होगा उसका इम्पैक्ट इस पे ज़्यादा आ जाएगा. B अगर कम होगा तो इम्पैक्ट कम आएगा. तो वही चीज़ हमें देखनी है कि प्राइस का इम्पैक्ट कितना है. ये जो B है यहाँ पे, ये B दिखा रहा है कि प्राइस का क्वांटिटी के ऊपर इम्पैक्ट कितना है, कम है ज़्यादा है. तो B
ये वाली चीज़ दिखाएगा, यही हमें टेस्ट करना है हाइपोथेसिस में। और जब हम टेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम फॉरकास्ट करेंगे, मतलब कि हमने पीछे का सारा डेटा ले लिया और हमें रिजल्ट्स मिल गए, उसके बाद हम बताएंगे लोगों को कि भाई अभी तक ऐसा हुआ, आने वाले टाइम में भी यही होगा कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। और लास्ट में हम इंटरप्रिटेशन दे देंगे सारे रिजल्ट की जो भी हमने निकाले हैं। सो दिस इज़ इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग। मेथडोलॉजी यही फॉलो होती है। कोई भी अगर मैं एग्जांपल लेना हो, हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप लोगों के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान के चलो बैठे बैठे दिमाग में आया कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स, ठीक है, और सेल्फ स्टडी। बीबी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये दिमाग में आया कि सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करेंगे बच्चे, उनके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। ये मैंने एक थ्योरी बना ली। ओके, वेल एंड गुड, फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया। फर्स्ट में जो है उसमें यही है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट। मैंने एक स्टेटमेंट बना ली कि सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करेंगे बच्चे बीबी के, उनके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। सेकंड में क्या करना है, सेकंड स्टेप पे हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना है। अब इससे रिलेटेड अगर मुझे मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना है तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा। m इज़ इक्वल टू a प्लस bs, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, मार्क्स बता रहा है। मार्क्स किस पे डिपेंड है हमारे, मार्क्स डिपेंड्स ऑन सेल्फ स्टडी। मैथमेटिकल मॉडल बता लिया। अब a क्या है, यहाँ पे a है अगर आप 0 आवर्स सेल्फ स्टडी करो, इट मीन्स आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, खुद से कुछ नहीं पढ़ रहे, तब भी आपके इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ये मान के चलो, तब भी आपके ए मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपके मार्क्स में एडिशन होगा, और वो कितना एडिशन होगा, कितनी सेल्फ स्टडी करने से कितने मार्क्स बढ़ेंगे, उसको डिसाइड करेगा बी, उसको बी डिसाइड करेगा। ए यहाँ पे इंटरसेप्ट है अगेन, और बी क्या है, स्लोप कोफिशिएंट है, स्लोप कोफिशिएंट। तो यहाँ पे बी बताएगा कि आपका सेल्फ स्टडी मार्क्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट लेके आएगा। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप है आप इसको इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग करोगे। इट मीन्स आप क्या करने वाले हो, आप इसमें एरर टर्म ऐड कर दोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी का ही इम्पैक्ट पड़ता है मार्क्स पे, और भी चीज़ों का पड़ता है। जैसे आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, या फिर आप का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या फिर आप कहाँ रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो या अपने घर पे रह रहे हो, या फिर आप पढ़ कैसे रहे हो, ये भी डिपेंड करता है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जिनका इफेक्ट किस पे पड़ता है, मार्क्स पे पड़ता है। तो अब बिकॉज ये तो हमारा मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल तो डिटर्मिनिस्टिक होता है, लेकिन हमें स्टोकास्टिक चाहिए। हम तो इकोट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें ऐड कर देंगे एरर टर्म भी, UI, जो कि क्या बता रहा है कि सेल्फ स्टडी के अलावा भी अगर कोई चीज़ इम्पैक्ट करती है मार्क्स को, वो हम UI में कंसीडर कर लेंगे। थर्ड स्टेप इज़ क्लियर। फोर्थ स्टेप क्या है, ऑब्टेनिंग रिक्विसाइट डेटा। अच्छा, अब ये सब बना तो लिया, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए डेटा चाहिए होगा ना मुझे। तो डेटा में सबसे पहले तो मैं ये देख लूँगी भाई कौन सा स्केल यूज़ करना है, रेशियोस यूज़ करना है, इंटरवल करना है, या फिर आपको ऑर्डिनल करना है, या फिर नॉमिनल करना है। अब हमें पता है मेरे वेरिएबल्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरिएबल्स। m मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मार्क्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मार्क्स कैसे होते हैं, नंबर में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और आपकी सेल्फ स्टडी क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल किस में होते हैं, आवर्स में, ये भी नंबर में है, टाइम है, ठीक है। तो टाइम से वो रेशो ही लेंगे, रेशो में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, m और s के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप पे डेटा कलेक्ट करना है बस, कि कितने बच्चों ने कितने आवर्स सेल्फ स्टडी किया और उनके मार्क्स कितने हैं, दैट्स इट, डेटा कलेक्शन करना है। फिफ्थ नंबर पे हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को
एस्टिमेट करेंगे। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? अगेन मेरे पास पैरामीटर है ए और बी, तो हम करेंगे एस्टिमेट ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमें ये टेस्ट करना है कि ये ए और बी जो है, ए तो जनरली नहीं है तो हमें पता है जब एस ज़ीरो होगा तब, बट जनरली जो चेक किया जाता है वो बी किया जाता है। तो हम करेंगे टेस्ट हाइपोथेसिस को कि भाई बी ज़ीरो तो नहीं है। बी ज़ीरो होने का मतलब क्या है? बी अगर ज़ीरो हो जाता है इसका मतलब है सेल्फ स्टडी का मार्क्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, तो ये मेरी नल हाइपोथेसिस है। और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगी कि है। पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, बट है। बट इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमें इनइक्वालिटी यूज़ करनी चाहिए। अब ऐसा नेगेटिव तो नहीं होगा कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और मार्क्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कभी भी नेगेटिव इनइक्वालिटी नहीं लेंगे। इस केस में हम कौन सी लेंगे? या तो बी ज़ीरो होगा या तो बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। वन टेल यूज़ करेंगे सिर्फ, ठीक है। सो दिस इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके हम क्या करेंगे, इसको पूरा टेस्ट करेंगे। या तो टी टेस्ट लगाएंगे, एफ टेस्ट लगाएंगे, जो भी लगाना है अकॉर्डिंगली, जेड लगाएंगे, वो लगा के हम देख लेंगे। 6 हमारा हो गया। अब देखते हैं 7th स्टेप क्या है, फॉरकास्टिंग और इंटरप्रिटेशन। अब फॉरकास्ट कर देंगे जो भी हमारा रिजल्ट आया है। अगर मेरा रिजल्ट आता है कि बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, मतलब मैंने नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गई, मेरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद रिजेक्ट हो गई, तो हम क्या कहेंगे भाई कि सेल्फ स्टडी का पॉजिटिव इम्पैक्ट है मार्क्स के ऊपर, तो आगे अगर बच्चे इतने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनके इतने मार्क्स आएंगे, ऑन एवरेज इतने मार्क्स आएंगे, ये हम बात करेंगे। और इंटरप्रिटेशन दे देंगे ये, और फॉरकास्ट कर देंगे, यही चीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत चीज़ें आसान लगेंगी। इसको थोड़ा सा माइंडफुल तरीके से समझने की कोशिश करना। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे आप खुद से 2-3 एग्जाम्पल बनाओ तो ये समझ आ जाएगा कम से कम, और नहीं तो आप इस स्टेप तक तो आओ। इस स्टेप तक जब खुद आ जाओगे, आगे वाली चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में की हुई हैं वो हो जाएंगी सॉल्व, दैट इज़ नॉट द इशू। कम से कम कोशिश करो कि 5 एग्जाम्पल इस तरीके से बनाओ, और उसके पहले थ्योरी लिखो उसकी, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करो उसको, फिर इकोट्रिक्स मॉडल में लिखो, फिर लिखो कि डेटा क्या हम ले रहे हैं, किन वेरिएबल के लिए ले रहे हैं, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और पैरामीटर्स क्या हैं। सिर्फ इतनी चीज़ लिखो तो एक तरीके से होमवर्क मान लो ये, कि एटलीस्ट 5 ऐसे कोई भी एग्जाम्पल जो लगता है, 5 एग्जाम्पल आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखो। उसमें डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, मॉडलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं। बस यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तो यहाँ तक पढ़ाना विल बी सक्सेसफुल, मेरे लिए बहुत सक्सेस वाली बात हो जाएगी। So that's it from my side. Chapter 1 is completed. Next हमारा chapter 2 स्टार्ट करेंगे हम।